नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। घटना भी उसी वक्त की है, लेकिन घटना का एक कॉमन कारण है। घटना उत्तर प्रदेश के बाहर की है, जिसका मैं जिक्र करूंगा, लेकिन घटना का कारण और कारक दोनों उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के सभी राज्यों में मौजूद है। आप चाहे छोटे शहर के हों, चाहे बड़े शहर के हों, किसी राज्य के हों, खासकर उत्तर भारत के राज्यों की, तो आपको जानकारी होगी कि जाड़े में हर शहर में एक तिब्बती मार्केट लगती है। तिब्बती मार्केट उसको इसलिए कहते हैं कि जाड़े के समय में तिब्बती महिलाएं, जो वेशभूषा से तिब्बती लगती हैं, हम लोग अपने बचपन में इनको नेपाली भी कहते थे, लेकिन तिब्बती महिलाएं जाड़े के ढेर सारे कपड़े बेचने के लिए किसी एक जगह पर इकट्ठा होती हैं। और ये जगह कहीं 80 साल से, कहीं 70 साल से, कहीं 40 साल से एक निश्चित है हर शहर के लिए। आप जिस शहर में होंगे या जिस शहर से ये आज की घटना सुन रहे होंगे, आप ध्यान दीजिएगा, वहां भी एक तिब्बती मार्केट होगी। छोटे शहरों में ये 15 नवंबर से 15 फरवरी तक लगा करती हैं। बड़े शहरों में ये 1 नवंबर से और 28 फरवरी तक लगा करती हैं। प्रॉपर ये अपना परमिशन लेते हैं स्थानीय प्रशासन से और अपना सामान वहां पर बेचते हैं। बचपन में मुझे भी याद है, हमारा जिला जो तब का इलाहाबाद और अब का प्रयागराज है, वहां सीएवी इंटर कॉलेज के सामने वाली बाउंड्री के फुटपाथ पर और उसके ठीक सामने जो फुटपाथ है, बिजली घर का जो काउंटर है उसका बड़ा फुटपाथ है, वहां पर ये तिब्बती मार्केट लगा करती है। इसके अलावा मैं जिन जिन जिलों में तैनात रहा हूं, हर जगह जाड़े के समय ये तिब्बती मार्केट लगती है। ये ऊनी कपड़े लाकर बेचा करते हैं। कहा तो ये जाता है कि ये तिब्बत से ले आते हैं, लेकिन जो हम लोगों को जानकारी होती थी कि ये लुधियाना के जो तमाम होजरी की के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वहां से ये पहले ही सस्ते दामों में इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद जब ये आते हैं अलग अलग शहरों में, नवंबर के पहले हफ्ते में या नवंबर के दूसरे हफ्ते में, वहां ये इसको तिब्बती सामान कह के बेचते हैं। आप किसी मॉल में या बड़े शोरूम में वही सामान, जो वही कपड़े जो जाड़े के होते हैं, ऊनी कपड़े, उसको लेंगे तो उससे ये आधे दाम में या आधे से थोड़ा ज्यादा या कम दाम में आपको मिल जाएंगे। सामान्य रूप से शहर की महिलाएं और आसपास के कस्बों की महिलाएं तिब्बती मार्केट के आने का इंतजार करती हैं। अखबारों में जब भी ये मार्केट लग जाती है या उसके पहले एक सूचना जरूर छपती है कि फला तारीख से तिब्बती मार्केट फला जगह पर या उसी जगह पर लग जाएगी। यहाँ पर स्वेटर, शॉल, मोजे, छोटे बच्चों के ऊनी मोजे, मफलर, ऊनी टोपियां, दस्ताने और कंबल यहाँ पर बिकते हैं। मार्केट की खास बात यही है कि बेचने वाली सभी महिलाएं मिलेंगी। उनका अपना जो तिब्बती वेशभूषा होता है, बहुत ही कलरफुल उनका कपड़ा, उसके ऊपर एक जैकेट, और पुरुष जो है वो ऊपर तिब्बती टोपी लगाते हैं। महिलाएं कुछ उस पर जाड़े से बचने के लिए ऊनी टाइप का कुछ बांधे रहती हैं। जो जो शहरों के स्थायी निवासी होंगे, छोटे या बड़े, उनको इस तिब्बती मार्केट का पूरा ज्ञान होगा। ये महिलाएं अलग से पहचान में आती हैं, चूंकि बड़ी संख्या में होती हैं, छोटे कद की होती हैं, एकदम गोरी चिट्टी, और आंखें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। चाइनीज से अलग होती हैं, जो हमारे यहाँ पहाड़ी लोग होते हैं नेपाली, उनसे भी थोड़ा अलग होती हैं, और इसीलिए शायद इनको तिब्बतन मार्केट की महिलाएं कहा जाता है। ये बहुत आकर्षक दिखती हैं और इनकी उम्र का अंदाजा तब तक नहीं लग सकता जब तक कि इनकी चेहरों पे
स्पेसिफिक झुर्रियां होती हैं वो झुर्रियां न पड़ जाएं। मैं आपको इतनी डिटेल में या महिलाओं के इस लुक के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि जो शहर के या उस कस्बे के जो लाखैरे हैं, आवारा हैं, लफंगे हैं, सीटियाबाज हैं, लोफर हैं, शोहदे हैं, लुच्चे हैं, बहिल्ला हैं, लंपट हैं, बहेतू हैं और टुच्चे हैं, ये तो इनके शब्द जो मुझे मेरे ज्ञान में हैं, जिनको मैं जानता हूं। हो सकता है इनके और ढेर सारे शब्द हों जो घूमते रहते हैं। इनको साल भर इसी तिब्बती मार्केट का इंतजार होता है। मार्केट लगते ही ये मधुमक्खियों की तरह उसी मार्केट के आसपास मंडराया करते हैं। लेंगे कुछ नहीं, लेकिन दिन भर शॉल का, मफलर का और दस्ताने का दाम हर दुकान पे जाके पूछेंगे। उनका इंटरेस्ट उन ऊनी सामान में कम, उसको बेचने वाली महिलाओं में या लड़कियों में ज्यादा होता है। लगभग हर साल तिब्बती मार्केट में छेड़खानी की घटनाएं हर जगह जहां ये मार्केट लगती है होती हैं, और कहीं कहीं सीरियस घटनाएं भी होती हैं। लेकिन ये बेचारी महिलाएं या लड़कियां खून का घूंट पी के रह जाती हैं। बहुत ज्यादा ज्यादती होने पे पास के थाने पे सिर्फ ये शिकायत करने जाती हैं कि साहब यहाँ पर दिन में एक आध बार सिपाही गश्त करा दीजिए, फोर्स लगवा दीजिए, छेड़खानी बहुत होती है। वो जानती हैं कि वो एफआईआर कराएंगी तो बार बार इतनी दूर से उन्हें यहाँ थानों के और अदालतों के चक्कर लगाने होंगे, इसीलिए वो लोग कभी एफआईआर नहीं कराती हैं। शिकायत कर देती हैं। उनके साथ जो मर्द आते हैं, जो सामान इत्यादि की रखवाली करते हैं या सवेरे सामान को लगाते हैं मार्केट में, उनको पास में खड़ा कर लेती हैं या साथ में रखती हैं जिनके साथ ज्यादा छेड़खानी होती है। इससे ज्यादा वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती हैं। लगभग हर शहर के हर तिब्बती बाजार का यही हाल है साल के 2 महीने में। जब ये रात में 10-11 बजे मार्केट खत्म हो जाती है तो सारा सामान उतारकर बड़े बड़े गट्ठरों में बांध लेते हैं। बैग नुमा गट्ठर होते हैं, कुछ वैसे बड़े, बहुत बड़े बड़े गट्ठरों में बांध लेते हैं। उसके ऊपर एक पॉलीथीन डाल देते हैं कि रात में ओस की वजह से ये गीला ना हो जाए, और वहीं पर ये सो जाती हैं। और इनके जो मर्द साथ में आए होते हैं वो भी रहते हैं, लेकिन वो पूरी रात जगते हैं, सामान की सुरक्षा के लिए कम, लेकिन अपने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए ज्यादा वो रात भर जगा करते हैं। हालांकि ये समस्या पिछले 4-5 सालों में कुछ कम हुई है। उसका कारण ये है कि अब हर छोटे बड़े शहर में होटलों की भरमार हो गई है। होटल, लॉज छोटे छोटे आपको गली कूचे में भी अब मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस। तो ये पहले से ही, जैसे इस साल आए हैं इस समय, तो पहले से ही ये देख लेंगे कि कौन सा सस्ता होटल, किस होटल में हमें एक हॉल मिल सकता है, क्योंकि शादियों के लिए जब ये होटल दिए जाते हैं तो हॉल भी उनमें होते हैं जिनमें वो अपनी महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित रूप से रुकवा देते हैं, और बाकी मर्द लोग सामान के लिए उसी मार्केट के उसी स्थान पर मौजूद रहते हैं। घटनाएं तो हर साल छोटी बड़ी होती रहती हैं और हर जगह होती हैं, लेकिन जिस घटना के सिलसिले में आज मैं तिब्बती मार्केट का जिक्र कर रहा हूं वो राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। तारीख है 1 दिसंबर 1999। चूंकि तिब्बत हमेशा भारत और चीन के बीच में झगड़े की जड़ कह सकते हैं, या विवाद का विषय बना रहता है। गाहे बगाहे इस तरह की खबरें अखबार, टीवी पर तिब्बत के बारे में आती रहती हैं। उस समय जब यह घटना हुई 1 दिसंबर 1999 को, तो तिब्बती समाज बहुत बड़ी संख्या में ये दिल्ली में भी रहते हैं। ये आंदोलित हुआ। भारत सरकार को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया कि साहब हम यहाँ छोटा मोटा व्यापार, साल भर में जो कमाई हो जाती है इसी से होती है, और साल भर इसको हम खाते हैं, इसी का कमाया हुआ, और हमारी लड़कियों और महिलाओं के साथ अगर ये दुर्व्यवहार होगा तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। तब गृह मंत्रालय भारत सरकार से
ऐसे राज्यों में जहां तिब्बती मार्केट लगते हैं उसके लिए एक एडवाइजरी जारी हुई थी। मैं उस समय लखनऊ में ही तैनात था और उस एडवाइजरी में ये कहा गया था कि तिब्बती मार्केट में जहां ज्यादातर महिलाएं अपने दुकानों में सामान बेचती हैं, उनकी सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध किए जाएं। मैंने भी जो पुराने शहर में 2 जगह तिब्बती मार्केट लगती है, वहां पर इनकी सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध कराए थे। वाकया दरअसल ये था कि 1 दिसंबर 1999 को जयपुर के तिब्बती मार्केट रामनिवास बाग में एक नीली बत्ती की जीप आकर रात में खड़ी हुई। उसमें से 2-3 लोग निकले। नीली बत्ती की जीप थी, लिहाजा अगर कोई जग भी रहा होगा उस तिब्बती मार्केट का, तो उसे लगा होगा कि कोई अधिकारी आया हुआ है। रोशनी की व्यवस्था ऐसी जगह की जाती है कि अंधेरे में महिलाओं के साथ गड़बड़ी की जा सकती है। रोशनी में उन लोगों ने एक कम उम्र की लड़की की तलाश की या उसको स्पॉट किया और उसे अचानक हाथ पैर से उठाकर तेजी से ले जाकर जीप में डाल दिया। वो चिल्लाई जब तक कि बाकी लोग उठते, समझते, जीप नीली बत्ती जलाती हुई वहां से निकल गई। सारे महिलाएं पुरुष तिब्बती मार्केट में जो आए थे रामनिवास बाग के, वो उठ खड़े हुए, वहां से सीधे थाने पहुंचे कि साहब हमारे यहाँ की एक लड़की जिसको नीली बत्ती लगी हुई जीप में से 3-4 लोग उतरे और उसे उठा ले गए। कृपा करके उसे ढूंढें या उसकी व्यवस्था करें कि उसके साथ कोई हादसा न हो जाए। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। चूंकि शिकायत करने वालों ने नीली बत्ती की जीप का जिक्र कर दिया, पुलिस ने कदम पीछे हटा लिए। नीली बत्ती का मतलब सरकारी गाड़ी और उस पर चलने वालों का मतलब सरकारी कर्मचारी या अधिकारी। पुलिस मौन हो गई। तमाम इन लोगों ने कोशिश की, फिर उनके साथ जो मर्द लोग थे उन्होंने इक्का, रिक्शा, टांगा या जो भी उस समय उपलब्ध रहा होगा वाहन, उससे शहर में ढूंढने का प्रयास किया। अगले दिन सवेरे यानी 2 दिसंबर 1999 को जयपुर के जोबनेर रेलवे स्टेशन के बाहर ये लड़की अर्ध विक्षिप्त अवस्था में, पूरी तरह से बेहोश तो नहीं थी लेकिन दर्द से कराह रही थी, वहां पर मिली। धीरे धीरे जो तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठा हुई, राजकीय रेलवे पुलिस के लोग आ गए। उन्होंने उसको एक एम्बुलेंस मंगवा के और उसे अस्पताल के लिए भिजवाया। इसी बीच में तिब्बती मार्केट के उस मार्केट के जहां से ये लड़की उठाई गई थी, उस मार्केट के तमाम लोग भी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उन्हें पता लगा कि एक लड़की इस तरह की जो तिब्बती कपड़े या पोशाक पहने हुई थी, उसको ऐसे ऐसे अभी पुलिस ने एम्बुलेंस से फला हॉस्पिटल में भिजवाया है। उस दिन जयपुर शहर बहुत बड़ा शहर है और 2-3 जगह वहां तिब्बती मार्केट लगती हैं। वो तिब्बती मार्केट उस दिन बंद कर दी गई और सारे जो लोग थे उसके महिला पुरुष, वो इकट्ठा होकर ये पता करने के लिए कि हॉस्पिटल कहाँ है वहां तक गए, लड़की का इलाज कराने के लिए। लड़की का इलाज कराया गया और 2 दिन बाद वो लड़की होश में आई। वैसे डॉक्टरों ने जब उसका इलाज शुरू किया था तभी उन्होंने बताया था कि इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, बहुत सीरियस है और बहुत ज्यादा रक्तस्राव के कारण इसका जीवन कठिन हो गया है। सारे पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे। जब वो होश आई, थोड़ा सा नॉर्मल हुई, तो उसने पूरी दास्तान बताई। पुलिस अधिकारियों के साथ वहां अखबारों के रिपोर्टर भी थे। अखबार ही उस समय माध्यम था किसी बात को आगे ऊपर या जनता तक पहुंचाने का। अखबारों ने अगले दिन, पूरे देश के अखबारों ने इसको बड़ी प्रमुखता से छापा कि तिब्बती लोग जो जीवन यापन के लिए हर साल, इसलिए भी छापा क्योंकि कोई जिला ऐसा नहीं है, बहुत छोटा हो तो हम नहीं कह सकते, लगभग सभी बड़े जिलों में हर साल ये तिब्बती मार्केट लगा करती है, इसलिए सबके संज्ञान में है। अगर अगर उसकी एक लड़की या महिला के साथ ये हुआ है
तो ये आगे के लिए ठीक नहीं है। जब ज्यादा अखबारों में छपा तो पुलिस पर दबाव बनने लगा। जयपुर के पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में कई दल बनाए गए ये पता करने के लिए कि ये नीली बत्ती वाली जीप है कौन, कहाँ की है, किसने इस्तेमाल की, कौन लोग आए थे और किन लोगों ने इस महिला के साथ, इस लड़की के साथ बलात्कार किया है। एक और विशेष दल एएसपी हबीब खां गोरान के नेतृत्व में बनाया गया और अलग अलग जो दल थे उसमें डिप्टी एसपी थे संपत राज व्यास, जालूपुरा, मोती डूंगरी और विधायकपुरी के इंस्पेक्टर्स, इनको और अधिक सप्लीमेंट किया गया पुलिस बल से और इन सबको इनकी टास्किंग करके लोकेट करने के लिए कि कौन कौन अपराधी थे इन्हें भेज दिया गया। विधायकपुरी थाने के हेड कांस्टेबल रामबाबू ने बताया, जब ये दल अपना जगह जगह छानबीन कर रहा था तो उसने बताया कि 1 दिसंबर यानी घटना वाली रात 1 दिसंबर 1999 को नीली बत्ती लगी हुई एक जीप राज मंदिर सिनेमा हॉल के सामने चाय के एक ठेले पर रुकी थी। उसमें 4 लोग थे जो नशे में धुत थे। उसका ड्राइवर नीचे उतरा था और उसने शराब की खाली बोतलों में पानी चाय के ठेले वाले से भरवाया था। चाय का ठेला लगाने वाला इसलिए इनकार नहीं कर पाया कि उसने देखा कि ये नीली बत्ती की जीप है, कोई न कोई अधिकारी ही होंगे। तो ये तय हो गया रामबाबू की उस इंफॉर्मेशन के बाद कि ये कोई प्राइवेट गाड़ी है जो किसी सरकारी विभाग में चलाई जा रही है और इसमें नीली बत्ती लगी है। फिर से सभी जितनी टीमें लगाई गई थीं उनकी मीटिंग की गई और उन्हें बताया गया कि आप ऐसी गाड़ियों का जिनमें नीली बत्ती लगी हुई हो और किसी सरकारी कार्यालय में संबद्ध हो, किराए पर ली गई हो, उसका पता करिए। सभी टीमें अलग अलग जगह सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यालयों में घूमने लगे कि किस किस कार्यालय में ये प्राइवेट गाड़ियां संबद्ध कराई गई हैं जिनमें नीली बत्ती लगी हुई है। और जांच करते करते ये पता लगा कि वाणिज्य कर विभाग में 2-3 गाड़ियां इस तरह से किराए पर लगाई गई हैं जिन पे नीली बत्ती लगी हुई है और जो उसके मालिक हैं या जो उसके जिन्होंने किराए पे लगाया है उनके नाम पते वाणिज्य कर विभाग के पास मौजूद हैं। वो सारी लिस्ट लेकर उनकी जांच पड़ताल शुरू हुई। शक के घेरे में सरदार राम नाम का एक ड्राइवर आ गया। सरदार राम वो शक के घेरे में आया क्योंकि जो कद, काठी, हुलिया बताया गया था, चाय वाले ने बताया था, हेड कांस्टेबल राम बाबू ने बताया था, वो ऐसा ही कुछ वो लग रहा था। उसे थाने पर बिठाया गया। फिर राम बाबू को बुलाकर यह कहा गया कि आप देखकर बताइए कि यही व्यक्ति था या कोई दूसरा व्यक्ति था। राम बाबू ने उसको देखते ही पहचान लिया। इसी बीच में अखबारों में इतनी भीषण भीषण खबरें छपने लगी कि और इतना दबाव पड़ने लगा कि पुलिस और पब्लिक के लोग भी सूचना देने लगे पुलिस को। ऐसी ही एक सूचना जोबनेर कालवाड़ मार्ग पर चलने वाले एक ढाबे के मालिक ने पुलिस को दी। उसने कहा कि घटना वाले दिन यानी 1 दिसंबर 1999 को रात करीब 2:30 बजे नीली बत्ती लगी हुई एक जीप से 4 लोग आए थे। बुरी तरह शराब के नशे में धुत थे और उन लोगों ने, चारों लोगों ने मेरे ढाबे पर खाना खाया था। उस समय जिन जिन ढाबे के जो वेटर्स क्या होते हैं, ढाबे के लड़के जो खाना खिलाते हैं, उन सबको पुलिस ने इकट्ठा किया, ढाबा मालिक को ले आई और चूंकि सरदार राम पहले से ही पुलिस की कस्टडी में बिठाए गए थे, उन पर शक था। इन सभी लोगों को जब ले जाया गया
तो सब ने बिना देर किए पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति है जो सब लोगों को लेकर आया था और शराब पिए हुए था। रात में मेरे ढाबे पर इसने खाना खाया था। पुलिस को 2 जगह से कंफर्म हो गया। हेड कांस्टेबल ने बताया पहचान के, चाय वाले ने बताया पहचान के, और फिर ढाबे वाले ने पहचान के बताया कि सरदार राम वही व्यक्ति है जो सबको लेकर नीली बत्ती की गाड़ी से उनके यहां आया था। इतना सब पता लगने के बाद फिर थाने पर विशिष्ट श्रेणी की श्रेणीबद्ध पूछताछ सरदार राम से होने लगी, क्योंकि सरदार राम ड्राइवर था। सवेरे जब नशा उतरा और अखबारों में जो खबर पढ़ी तो समझ तो वो गया ही कि उसका क्या होने वाला है। जब श्रेणीबद्ध पूछताछ थोड़ी देर तक चली तो उसने सब कुछ बता दिया। उसकी जो जीप थी RJ14T, RJ14T 2429, जो वाणिज्य कर विभाग में चलाई जाती थी, और दिन में उसमें वाणिज्य कर के अधिकारी अपना रेड के लिए या असेसमेंट के लिए या अपने किसी राजकीय कार्य के लिए दिन भर वो चलते थे। जब वो अधिकारी अपने घर चले जाते थे और ये गाड़ी खाली हो जाती थी, तब सरदार राम का काम शुरू होता था। सरदार राम ने बताया कि उस दिन रात में रामेश्वर, कमल, भंवर और राकेश, हम लोगों ने गाड़ी में ही शराब पी और खूब शराब पी। कमल और भंवर अवैध शराब का धंधा करते हैं। बॉर्डर से शराब भीतर ले आना और फिर यहां अलग अलग जगहों पर बेचना, ये उनका काम है। इस काम में सहयोग करता था सरदार राम, जो वाणिज्य कर अधिकारियों का ड्राइवर था। वाणिज्य कर अधिकारियों के टूर प्लान के बारे में वही इन दोनों को बताया करता था, कमल और भंवर को, कि आज फला जगह चेकिंग हुई थी, कल फला जगह होगी। तो अवैध शराब का धंधा करने वाले उस जगह से बच लिया करते थे और अपना काम अनवरत जारी रखते थे। इसी की एवज में वो इनको इनके पीने वाली जो शराब होती है वो उपलब्ध कराया करते थे। उस दिन इन 5 लोगों ने पहले गाड़ी के भीतर बैठकर छक कर शराब पी और शराब के साथ जो कुछ उसके जो चीजें खाई पी जाती हैं वो सब भी चीजें छक कर खाई। जब खूब नशा हो गया तो इनमें से किसी ने लड़की की डिमांड की कि अब कहीं चलना चाहिए। फिर इसी सरदार राम ने कहा कि तिब्बती मार्केट से अच्छी लड़कियां कहीं नहीं मिलेंगी। मैं 2-3 दिन पहले किसी अधिकारी को लेके ऊनी कपड़े खरीदने गया था। बस नशे में अगर एक आदमी ने रास्ता सुझा दिया तो सब उसी रास्ते चल पड़े। ये चारों वहां पहुंचे। बात करीब रात में 12:30 बजे की है। पहुंचकर इन्होंने देखा, छांटा कम उम्र की कौन सी है और फौरन हाथ पैर से उसको उठाकर जीप में लाद लिया। उसके बाद उसे ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया सभी लोगों ने, और तब तक बलात्कार किया जब तक वो अधमरी नहीं हो गई, बेहोश नहीं हो गई। बाद में इनमें से किसी ने कहा कि लगता है मर गई और यहां पर इसे छोड़ देना ठीक नहीं होगा, लिहाजा उसे फिर गाड़ी में लादा गया। स्टेशन की तरफ गए। स्टेशन में जहां टैक्सी स्टैंड के पास थोड़ी खाली सी सुनसान जगह है, वहीं नीचे फेंक दिया और वहां से सीधे चले गए उस ढाबे पर जहां उन्होंने खाना खाया था। जोबनेर रेलवे स्टेशन के बाहर इसे छोड़ा गया था। सरदार राम और रामेश्वर को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये टीवी पर ये बताते हैं कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूंकि इसमें बहुत हल्ला हुआ था, ये दूरदर्शन और बाकी जो समाचार चैनल उस समय रहे होंगे उन पर भी ये समाचार आया था। सरदार राम और रामेश्वर को पुलिस ने गिरफ्तार करके प्रेस के सामने प्रस्तुत किया। इन लोगों ने पूरी घटना बताई। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बाकी 3 लोगों की तलाश के लिए पुलिस ने दबिश या रेड करनी शुरू कर दी। आज की घटना, जाड़े के सीजन में व्यापार के लिए सुदूर उत्तरी भाग से, भारत के उत्तरी भाग से नीचे मैदानों के अलग अलग शहरों में आने वाली जो महिलाएं हैं, वो हर जगह या हर जिले पर हर साल इस तरह की बदतमीजियों का शिकार होती हैं। लेकिन मारे डर के वो कभी पुलिस तक नहीं जाती हैं। इसीलिए पुलिस के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अखबारों में अगर आप चेक करेंगे तो हर साल हर जगह कुछ न कुछ बदतमीजियां आपको मिलेंगी। मैंने बताया कि ये जो वहां आसपास घूमने वाले लंपट हैं, लखेरे हैं, ये इसी साल में इन्हीं 2 महीनों का इंतजार करते हैं। महिलाओं को उनके पुरुष भी समझाते हैं और वो खुद भी समझती हैं। एफआईआर कराएंगे तो थाने और अदालत का चक्कर सिक्किम से, वहां से, तिब्बत से आकर संबंधित जिलों में करना पड़ेगा, जिसका खर्चा वो वहन नहीं कर सकते। इस समय मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि इस समय में आज तारीख 5 दिसंबर है। तिब्बती मार्केट लगने वाले जिलों में तिब्बती मार्केट लग गए होंगे, चल रहे होंगे, भीड़ जा रही होगी। अगर आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी कर लें। और मैं विशेष अपील करूंगा किस्सा गोई परिवार की महिलाओं से, या जो कोई भी सुनता है उनमें अगर महिलाओं का कंपोनेंट है, तो अगर आप कभी ऐसे तिब्बती मार्केट में सर्दी के कपड़े या जाड़े के कपड़े, ऊनी कपड़े खरीदने के लिए जा रही हैं, आप सामान उनसे खरीद लें, पैसा उनका दे दें। चलते समय उनसे ये जरूर पूछ लें कि आप यहाँ सुरक्षित हैं, आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं हो रही है, आपके साथ कोई परेशानी तो नहीं है। आप यकीन करिए, इतने सच्चे लोग होते हैं, ये आपको बता देंगे कि हाँ कुछ दिक्कत है, लड़के परेशान करते हैं। कुछ न कुछ अगर सही है, अगर उनके साथ हुआ है तो वो बता देंगे। लेकिन मैंने बताया कि वो कभी पुलिस में शिकायत नहीं करेंगे। तो आपको भी कुछ नहीं करना है। जो कंट्रोल रूम है, 112 नंबर होगा, कंट्रोल रूम का कुछ नंबर होगा, कुछ न कुछ होगा आपके उस प्रदेश में, उस जिले में, आप उसको इन्फॉर्म कर दें। आप उनको बता दें, ये कहें कि मैं वहां गई थी इस तरह से सामान खरीदने, और महिला जो दुकानदार है या जो आती हैं तिब्बती महिला ने मुझे ये बताया है, कृपा करके इसे देख लिया जाए। तो पुलिस अपनी कागज के पेट को पूरा करने के लिए जाएगी जरूर। बेशक वहां जाके उनको डरा धमका के फ्री में कोई स्वेटर ले ले, लेकिन जाएगी जरूर। शायद इन्हीं कारणों से ये लोग कभी पुलिस के पास नहीं जाते होंगे। और उसका जो सबसे बड़ा कारण जो हम लोगों की जानकारी में है कि कौन आएगा यहाँ चक्कर लगाने, तो आपका गुरुतर दायित्व है हमारे परिवार की महिला सदस्यों का। अगर आप जाती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप वहां बिना बात के चली जाए। अगर आप जाती हैं, आपके जानने में कोई जाता है, ज्यादातर महिलाएं ही खरीदार भी होती हैं इसकी, तो उनसे ये बात जरूर पूछ लें और यकीन करें वो बता भी देंगे। और उनकी जो कानूनी मदद, इस तरह की मदद है, वो जरूर करें, क्योंकि अब भी हो रहा है ऐसे। ये चूंकि कुछ कहती नहीं किसी से, पुलिस में नहीं जाती, ये उन आवाराओं को, उन लखेरों को, लोफरों को, लफंगों को ये बात पता है, इसीलिए वो सॉफ्ट टारगेट मानते हैं और इसीलिए साल भर उसका इंतजार करते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।